दोस्तों इसमें एक दो नहीं बल्कि कई बड़ी खबरें हैं, जैसे कि इजराइल के बाद अब ईरान के रडार में अमेरिकी जासूस बना लिया सीधे मौत देने का कानून। नया कानून से दुश्मनों में दहशत। बताएंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे तुर्की और ईरान के बीच नया बॉर्डर चौकी समझौता, व्यापार और सुरक्षा में बड़ा कदम। और साथ में आपको बताएंगे ट्रंप के गाजा प्लान को लेकर हमास की तरफ से जवाब आ गया है, लेकिन इसमें बदलाव की जरूरत है। हमास ने किन चीजों पर बदलाव की मांग की, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इसी के साथ इजरायली हमले के 20 दिन बाद ट्रंप का फैसला, अमेरिका ने कतर को दी सुरक्षा गारंटी, ट्रंप ने लगाया मुहर। और इसी के साथ आपको बताएंगे फिलीपींस में जोरदार भूकंप, 70 से ज्यादा लोगों की मौत, कई चर्च भी हुए जमींदोज। तो बिना देर किए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ईरान की संसद ने बुधवार को एक नया कड़ा कानून पास किया है। इस कानून में उन लोगों के लिए सख्त सजा रखी गई है जो इजराइल या अमेरिका के लिए जासूसी करेंगे। ये फैसला उस 12 दिन लंबे युद्ध के कुछ महीनों बाद लिया गया है जिसमें ईरान और इजराइल आमने सामने आए थे। उस लड़ाई में अमेरिका ने भी इजराइल का साथ दिया था और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला तक किया गया था। अब इस बिल को कानून बनाने के लिए सिर्फ राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। 12 दिन चले इस जंग के बाद ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने दर्जनों लोगों को पकड़ा था। इन पर शक था कि ये अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। सरकार का कहना है कि देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए यह नया सख्त कानून बहुत जरूरी है। गार्डियन काउंसिल, जो ईरान में कानूनों की निगरानी करती है, उसने बताया कि यह नया कानून उन लोगों के खिलाफ है जो जायूनी शासन यानी इजराइल और दुश्मन देशों जिनमें अमेरिका भी शामिल है उसके लिए जासूसी या मदद करेंगे। ईरानी एजेंसी इरना के मुताबिक ऐसी हरकतों को धरती पर फसाद फैलाना कहा जाएगा। यह ईरान का सबसे गंभीर इल्जाम है जिसकी सजा मौत तक हो सकती है। पहले के कानून में देशों का नाम लेकर जासूसी की सजा तय नहीं थी और हर मामले में मौत की सजा का प्रावधान भी नहीं था। नए कानून में यह भी साफ कर दिया गया है कि अगर कोई स्टारलिंक जैसे बिना लाइसेंस वाले इंटरनेट उपकरणों का इस्तेमाल, खरीद फरोख्त या ले जाते हुए पकड़ा गया तो उसे अपराध माना जाएगा और इसके लिए 2 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई दुश्मन देशों या विदेशी चैनलों को वीडियो या तस्वीरें भेजता है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो तो उसे 5 साल तक की जेल हो सकती है। युद्ध काल के दौरान किसी भी गैर कानूनी मार्च या सभाओं को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों ये नया कानून का हिस्सा है जो अब तक का सबसे सख्त कानून माना जा रहा है ताकि इजराइल और अमेरिका के जासूसी नेटवर्क पर शिकंजा कसा जा सके। वहीं दूसरी ओर दोस्तों ईरान और तुर्की ने कुजह राष्ट्रीय सीमा चौकी खोलने के लिए पहले समझौते पर पहुंच गए हैं। ये चौकी ईरान के वेस्ट अजरबैजान प्रांत के सैलमास शहर के पास बनेगी और दोनों देशों के बीच चौथा आधिकारिक जमीन सीमा पार होगा। वेस्ट अजरबैजान प्रांत के ट्रांसपोर्टेशन प्रमुख ने बताया कि तुर्की की टीम के साथ बैठक के बाद जगह तय की गई और प्रारंभिक समझौते हो चुके हैं। नए टर्मिनल के लिए जो अध्ययन चल रहे थे वो लगभग पूरे हो चुके हैं। अब बस अंतिम साइट चुननी थी और वो भी हो गई। दोनों देशों ने तय किया है कि सीमा के दोनों तरफ निर्माण एक समान और साझा गेट के साथ किया जाएगा। इसका मकसद साफ है, व्यापार और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करना। दोस्तों दोनों देश चाहते हैं कि उनका सालाना व्यापार $30 बिलियन तक पहुंच जाए। कुजह राष्ट्रीय सीमा चौकी सैलमास से लगभग 40 किलोमीटर दूर होगी। वेस्ट अजरबैजान प्रांत की तुर्की के साथ 550 किलोमीटर लंबी सीमा है और ये ईरान का एकमात्र प्रांत है जो तुर्की से जुड़ा है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले से यहाँ 3 मुख्य सीमा चौकियां हैं जिसका नाम है बजारगन, राजी, सेरो, जो ईरान को यूरोप से जोड़ती है। तो दोस्तों ये नया चौकी समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने और सीमा पार आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा के लिए बनाए गए शांति प्रस्ताव में बदलाव करने की मांग की है। हमास के नेताओं ने कहा है कि वो कुछ खास नियम जैसे हथियार छोड़ना और हमास के सदस्यों को गाजा से निकालने को बदलना चाहते हैं। मंगलवार को हमास के कुछ नेता कतर की राजधानी दोहा में तुर्की, मिस्र और कतर के अधिकारियों से मिले
और इस मसले पर बातचीत की। हमास ने कहा है कि वो जल्द ही इस प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। ट्रंप के इस शांति प्रस्ताव को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी समर्थन दिया। इस प्लान के तहत दोनों पक्ष युद्ध विराम करेंगे। हमास को 72 घंटे के अंदर बंदियों को छोड़ना होगा। हमास को अपने हथियार छोड़ने होंगे और इजरायल को धीरे धीरे गाजा से पीछे हटना होगा। हालांकि हमास का कहना है कि वो चाहते हैं कि इजरायल पूरी तरह गाजा से पीछे हटे और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय गारंटी भी दी जाए। साथ ही हमास चाहता है कि गाजा में या उसके बाहर किसी भी हमास नेता या सदस्य के हत्या ना हो। यानी साफ है कि हमास युद्ध विराम के प्रस्ताव पर राजी तो है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर को सुरक्षा की गारंटी देने वाले कार्यकारी आदेश पर साइन किया है। इस आदेश में कहा गया है कि कतर की रक्षा के लिए अमेरिका जरूरी हर कदम उठा सकता है। इसमें सैन्य कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। ट्रंप के इस आदेश का मकसद कतर को यह भरोसा दिलाना है कि अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑर्डर पर साइन करते हुए कहा, विदेशी हमलों से कतर को लगातार खतरा बना हुआ है। ऐसे में अमेरिका की पॉलिसी है कि वो कतर की सुरक्षा और जमीनी अखंडता की रक्षा करेगा और किसी भी बाहरी हमले को रोकने के लिए कदम उठाएगा। अगर कतर पर हमला होता है तो अमेरिका हर वैध और जरूरी कदम उठाएगा, चाहे वो डिप्लोमेटिक, आर्थिक या जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई ही क्यों ना हो। यह ऐलान उस घटना के बाद आया है जब 9 सितंबर को इजरायल ने कतर पर हमला किया था। उस वक्त कतर में हमास के अधिकारी एक अमेरिकी शांति प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे और उसी दौरान इजरायली स्ट्राइक हुई। अमेरिकी बयान के मुताबिक सोमवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतर के प्रधानमंत्री को कॉल करके इस हमले पर माफी मांगी और वादा किया कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। नेतन्याहू उस वक्त वाशिंगटन में ट्रंप से मिलने आए थे। कतर अमेरिका का एक अहम सहयोगी है और खाड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ी अमेरिकी मिलिट्री बेस अल उदीद भी वही है। यही नहीं, यहाँ पर यूएस सेंट्रल कमांड का रीजनल हेडक्वार्टर भी मौजूद है। वैसे दोस्तों, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या मध्य पूर्व में दोबारा अमेरिका पकड़ बना पाएंगे या अरब देश अमेरिका से पीछा छोड़ेंगे? क्योंकि इजरायल ने जो हमला किया था वो बिना अमेरिका की इजाजत के हो ही नहीं सकता। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, फिलीपींस के सेबू क्षेत्र में आए 6.9 मैग्नीट्यूड के शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 70 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग घायल हैं। दोस्तों, ये शुरुआती आंकड़ा है, अब तक शायद ये संख्या और भी ज्यादा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग मलबे में दबे हुए थे। भूकंप मंगलवार रात 9:59 में आया। इसका केंद्र बोगो सिटी से 21 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और गहराई केवल 5 किलोमीटर था। शुरुआती रिपोर्ट में यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने इसे 7 तीव्रता बताया गया, बाद में इसे 6.9 कर दिया गया। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने कहा कि इस भूकंप से कोई बड़ा सुनामी खतरा नहीं है। राहत और खोज टीमें प्रभावित इलाकों में पहुंच गई, लेकिन आफ्टर शॉक्स लगातार महसूस किए जा रहे हैं। अधिकारियों को डर है कि मौतों की संख्या और बढ़ सकती है। भूकंप के कारण नॉर्थ सेबू में एक सपोर्ट कॉम्प्लेक्स गिर गया, जहां बास्केटबॉल खेल रहे लोग प्रभावित हुए और कई बड़ी बड़ी चर्चें भी गिर गई। ये भूकंप 2 तूफानों के एक हफ्ते बाद आया, जिन्होंने पहले ही कई लोगों की जान ले ली थी और इंफ्रास्ट्रक्चर और फसल को भारी नुकसान पहुंचाया था। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।